क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोग का जो है इसी मंथ में हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग का सारा क्वेश्चन को समय से पहले रिवाइज कर लेना। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब है उन सभी को थैंक यू और सभी को अगेन वेलकम है। एंड शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा है और आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद सारा ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है ना। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, त्वरण और वेग और दूरी। तो इसमें जो है ना यहाँ पे तो कहीं तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा वेग। अगर वेग नहीं रहेगा तो चाल रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी होता है ये, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं। और हम लोग जो पहले पढ़ते थे वो था स्पीड। स्पीड का मतलब भी चाल होता है और वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है, चाल होता है। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी का मीनिंग यहाँ हिंदी में आ रहा है। तो एक वेग हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं तो वही हो जाएगा। इसका सदिश राशि नहीं है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण और दूरी सब क्या है, सदिश राशि। बाकी वेग सदिश राशि नहीं है। इसके बारे में विशेष आप लोग को हम बताएंगे एक वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, है ना। तो बल नहीं होगा, त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की त्वरण दर। कैसे, इसका मतलब समझो। कभी कभी हम क्या होता है ना कि हम लोग बहुत चलते हैं नॉर्मल स्पीड से, मान लो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, है ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, फिर क्या हुआ, आगे चल के हम स्पीड बढ़ा दिए, कर दिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेरा स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें एक्सीलरेशन काम हुआ। क्या काम हुआ, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण बोलते हैं। एक्सीलरेटर से आता है, गाड़ी के लेते हैं उसको इंग्लिश में त्वरण बोलते हैं। इंग्लिश में एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि वेग परिवर्तन दर, वेग का मतलब जैसे स्पीड बढ़ाना, तो वो क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेटर लेना, तो समझ आना, जब भी वेग परिवर्तन रहे तो त्वरण मारेंगे आंसर, क्या मारेंगे, त्वरण, ठीक है। चलो, चाल और वेग का मात्रा, देखो चाल वेग आ गया ना। अभी हमने बात किया था वेग और चाल क्या होता है, सेम होता है ना। हम लोग बचपन में चाल को बोलते थे स्पीड, क्या बोलते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम बोलते थे, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। लेकिन क्लास 9 में स्पीड नहीं बोलते हैं, बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस बाई टाइम लिखते हैं। यानी कि दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे क्लास 9 में दो चीज चेंज हो गया, स्पीड को यहाँ वेलोसिटी बोला जाने लगा और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाने लगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से नहीं एस से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का मतलब जो होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। हमने कई बार आप लोगों को बताया है, बोर्ड में होमवर्क में दिया था याद करने के लिए, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होगा, त्वरण का होगा। ये वाला मत करो, किसका है, त्वरण का है। जहाँ स्क्वायर रहेगा त्वरण का है, ठीक है। तो फिर गड़बड़ क्यों होता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ऑडोमीटर मापता है। ऑडोमीटर मतलब, ऑडोमीटर जो होता है ना, गाड़ी का क्या नापता है, चाल की, त्वरण की, वेग की, दूरी। देखो हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ऑडोमीटर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्पीडोमीटर याद कर लो। क्या याद करो, स्पीडोमीटर। हालांकि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, स्पीडोमीटर। देखो स्पीडोमीटर से मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्पीडो से चाल नापेगा। स्पीडो से क्या नापेगा, चाल मतलब ये इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, हिंदी में चाल बोलते हैं। तो स्पीडोमीटर क्या नापता है, चाल। स्पीड से चाल नापते हैं। बाकी जो दूसरा का है ऑडोमीटर, उसे दूरी नापेंगे। क्या नापेंगे, दूरी। यानी कि ऑडोमीटर क्या नापेगा, दूरी। अगर यही रहेगा स्पीडोमीटर तो क्या नापेगा, चाल। ये चीज को दिमाग में अभी से डाल लो, स्पीडोमीटर रहेगा चाल नापेगा, ठीक है। गाड़ी में जो होता है ना, पेट्रोल हम भराते हैं जो गाड़ी में, तो देखते हो कि आगे कांटा लगा रहता है। ये कांटा क्या करता है, स्पीड दिखाता है ना। कैसे भगा रहे हैं गाड़ी से, 10 भगा रहे हैं कि 20 भगा रहे हैं कि 30 भगा रहे हैं। एक जो होता है ना वो डायग्राम, वो होता है स्पीडोमीटर का। किसका होता है, स्पीडोमीटर का। लेकिन एक और होता है जिसमें नंबर लिखाता है, नंबर कि 1000 गाड़ी चला है, 5000 गाड़ी चला है, 6000 गाड़ी चला है। तो वो जो होता है ना, वो क्या होता है ऑडोमीटर। क्या होता है, यानी कि दूरी नापेगा वो। और शादी ब्याह में जो गाड़ी उड़ी बुक करता है लोग, क्या करता है, ऑडोमीटर देख कर कहीं बुक करता है। मान लो हमको 50 किलोमीटर जाना है ना। तो कोई आदमी का गाड़ी में लिखा हुआ है ना 3070 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है, 70 किलोमीटर।
तो हम वहाँ से क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे ऑडोमीटर, उसके बाद हम 50 किलोमीटर में ऐड कर देंगे, यानी मेरा दूरी तय होगा कितना लिखाएगा, 3120 दिखाएगा। तो ये मेरा जो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो ऑडोमीटर देख के ही तुम लोग गाड़ी बुक करना, ठीक है। चलो, या फिर जीरो करके, ऑडोमीटर को जीरो भी कर सकते हैं। ऑडोमीटर में एक और ऑप्शन होता है ट्रिप करने का, ट्रिप करोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, चलो इंपॉर्टेंट सवाल देखो, ध्यान देगा, सुनेगा, याद हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। हम बताना चाहेंगे कि ms यहाँ रहेगा, ये ms का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, और km प्रति घंटा, km मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, h मतलब आवर, आवर मतलब घंटा है ना, आर बोलते हैं, आवर नहीं आर, ठीक है। तो h मतलब घंटा, तो HR मतलब आर। तो देखो इसका ट्रिक है, क्या है ट्रिक, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो दिमाग में डाल लो कि 5/18 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से, और किसको गुना करेंगे, ये वाला को 20 मीटर प्रति सेकंड को काटो, 2 9 18 और 2 है 20 है ना, और देखो करता है, तो 1 मिनट रुको देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। 20 गुना करते हैं, 18/5 करते हैं, गलती बोल दी हम, ठीक है। 18/5 करेंगे तो 5 से काटो, 20 को कितना बार में, 4 बार में, 18 चौक 18 का 18 18 36 18 54 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमने भी आपको बताया, वो क्या बताया कि मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 से गुना करेंगे, किसे गुना करेंगे, 18/5 से, दिमाग में डाल लो 18/5 से। लेकिन पूछेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, समझे। अगर यहाँ रहता किलोमीटर और यहाँ रहता मीटर, तब हम लोग 5/18 मारते हैं। लेकिन दिमाग में डाल लो, जब भी रहेगा मीटर प्रति सेकंड बदलना है, रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे ये सवाल को, 20 को, तो 5 का टेबल में 20 कट गया 4 बार में, 18 चौक 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सॉल्व करके एग्जाम में निकालना होता है, और अंदाजी गलती मारना नहीं एग्जाम में, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और 18/5 क्यों आया, इसको हम बताएंगे आप लोग को स्पेशली बोर्ड में, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है। उसमें किलोमीटर यहाँ रहेगा तो ये हो गया हमारा अगला सवाल है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम लोगों ने इसको किया था, आप लोगों को बताया था, एक कार की चाल कितना है 15 मीटर है ना, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। देखो बहुत ही अलग सवाल है, तो ये थोड़ा अलग सवाल है, इसको नहीं बताएं, ध्यान देना। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है पता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग, क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। अब ये वेग क्या है, चाल है, वेग मतलब क्या शुरू में बताए थे हम, वेग मतलब चाल शुरू में बताए थे। तो देखो प्रारंभिक कितना, प्रारंभिक 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है ना, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो सवाल हमारा जो था ना अभी कि एक कार की चाल कितना है 15 मीटर है ना, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में कितना लग रहा है, सुनो ना, 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड बढ़ा दिया। तो देखो जब भी सवाल रहेगा त्वरण वाला, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, अभी बता रहे थे हम, तो त्वरण का सवाल जब भी रहेगा तो कुछ करते नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 18/5 से नहीं 5/18 से गुना करेंगे। तो देखो सवाल में कितना था 18 था, अब गुना करेंगे किससे 5/18, इसे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है ना, किलोमीटर से मीटर बदलना होता है, तो 18 काट दिए, क्या बचा 5, क्या निकाल दिया 5 मीटर प्रति सेकंड निकाल दिया। अब 36 किलोमीटर को वैसे करेंगे, 36 किलोमीटर को भी क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 दूनी 36, क्या आ जाएगा 2 बचे 10 आ गया। त्वरण का सवाल जब भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं, भाग कर दे रहे हैं भाई, ठीक है। अगर इसका सवाल रहता
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। और यही उल्टा सवाल रहता कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो है ना त्वरण निकालना है, और त्वरण निकालने के लिए हम क्या बताएं कि मीटर प्रति सेकंड में रखते हैं, और सवाल कुछ नहीं दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हम मीटर में बदलने के लिए क्या किए? देखो इसको भी 5/18 से गुना कर दिए। देखो इसको भी 5/18 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 18 दूनी 36, अब 5 दूनी 10 आ गया। इसको भी हम क्या किए? 5/18 से गुना कर दिए। 18 कट गया, क्या बचा? 5 आ गया। यानी कि हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में ला दिए। एक दूसरे समझ में आ गया। अब फॉर्मूला होता है, देखो दूरी कितना है? दूरी कार चल रही है 15 किलोमीटर, 15 मीटर, तो अब फॉर्मूला है त्वरण का वो फॉर्मूला क्या आता है? ये लगाना है फॉर्मूला v² = u² + 2as। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, काहे कि उपाय नहीं है। देखो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस फॉर्मूला पे हम लोग काम करना है ना। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन के स्क्रीन पे करते हैं, यहाँ तुम लोग समझ में नहीं। अभी फॉर्मूला देखें क्या था? v² = u² + v² 2as, है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे? 18 से क्या हो रहा है? 36 हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग ये था और अंतिम वेग ये है। 18 प्रारंभिक है और अंतिम क्या है? 36 है। तो अंतिम वेग को हम लोग बोलते हैं, तो प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे। अब प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? अंतिम वेग को, मतलब प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? u, प्रारंभिक वेग को v बोलते हैं, है ना। उल्टा हो जा रहा है, प्रारंभिक वेग को u बोलेंगे और अंतिम वेग को क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो अंतिम वेग कौन सी है? 36 है। अभी 36 का हम क्या निकाल के दिए हैं? 36 का निकाल के दिए थे 18 दूनी 36, यानी कि 10 दिए थे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हुआ था ना जी। u का क्या निकाले थे? u का 18 कट गया था, 5 का स्क्वायर निकाल देंगे, ये हो गया प्लस 2 गुना ये तो हम लोग निकालना है, ये त्वरण है, ये छोड़ देंगे। और s क्या है? s हमारा दूरी कितना है? 15। ध्यान देना, 2 सवाल में बन जाएगा अभी। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखो 15 दूनी 30, बच कुछ गया, ए बच गया। हमको क्या निकालना है? हमको ए निकालना है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये 25 को भेजेंगे इस पार, तो क्या हो जाएगा बताओ? 100 से जाएगा 25, बचेगा 75। डायरेक्ट लिखें? डायरेक्ट लिखते हैं, कि इधर 75 हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा कुछ, बचेगा ओनली 30a बचेगा। क्या बचेगा? 30a। अब अगला स्टेप में क्या होगा? 30 काटेगा 75 को, क्या काटेगा? 30 काटेगा 75 को। देखो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्या करेगा? ऐसा आया 75 यहाँ था, यहाँ कितना आया? यहाँ 30a आया, यही ना आया जी? 30a आया। अब क्या करेंगे? ए ही छोड़ देंगे और 75 बटा क्या कर देंगे? 30 डिवाइड मार देंगे। अब देखो काटो, 5 6 30 और 5 का टेबल में 75 15 बार में, है ना। और फिर 5 का टेबल में नहीं कटेगा, ये 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अब देखो 2 को काटो 5 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट लग जाएगा, रेख हो जाएगा 10, तो 2 बचे 10, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा। कहीं है ऑप्शन 1, है ना। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ लगा हुआ है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन क्या लगता है? v² = u² + 2as। ये v है, सो हमारा अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग। और v अंतिम वेग है, u काची है? u है प्रारंभिक वेग है ना। 2 वेग होता है, 2 वेग समझो। गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे तो पहले कुछ रहेगा तो प्रारंभिक हो गया, बाद में और बढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतिम। बात नहीं समझा? गाड़ी हम चढ़े, गाड़ी में किक मारे, गियर लिए, और पहले जब गाड़ी शुरू किए तो मान लो कि 10 का स्पीड शुरू किए हैं, 10 क्या हो गया? प्रारंभिक। उसको ठेका दिए 50, 50 पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, तो क्या हो गया? अंतिम। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग? मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं। गाड़ी में कभी देखा है? गाड़ी में मीटर प्रति सेकंड लिखा नहीं रहेगा, उसमें किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। क्या रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हाँ, इसको चेंज करना पड़ता है, तभी ना हम इसको चेंज किए थे अभी जी। अभी हम ये 18 किलोमीटर को चेंज किए और 36 को चेंज किए। तो 18 का क्या दिया था? 18 का दिया था 5 और 36 का 10 दिया था। तो ये अंतिम वेग हो गया और ये प्रारंभिक हो गया। अंतिम इसलिए बोल रहे हैं कि गाड़ी जब चलाना शुरू किए हम लोग तो 18 किलोमीटर का स्पीड था, जब उसको बढ़ाए तो कितना हो गया? 36। तो ये हमारा अंतिम का है, ये प्रारंभिक का है, दोनों को घटा करके, है ना। बाकी हम लोग का एस होता है दूरी, एस मतलब दूरी, है ना। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, बाकी इसको हम फिर बता देंगे विशेष क्लास में। फिलहाल के लिए समझ में आ गया होगा कैसे निकाले आंसर। बल का मात्रा हमने आपको कई बार पढ़ाया है ना। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है?
न्यूटन। वेरी गुड, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 8 चलते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? क्या सर? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg 1 kg है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 kg सीएम ई नहीं होगा, और एक ये भी नहीं होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड। रुको 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तो 1 न्यूटन बल में जो होता है ना, उसका इतना द्रव्यमान होता है ना, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर गाड़ी जब दौड़ेगा ना तो हर 1 kg को लेकर दौड़ेगा। गाड़ी का भार होता है ना, गाड़ी का, साइकिल का, आदमी का भार होता है, तो जब दौड़ेगा वो तो क्या करेगा, केजी तो लेके दौड़ रहा है, साथ में मीटर भी तय कर रहा है वो, है गाड़ी को दौड़ा रहा है तो मीटर भी तय कर रहा है, और पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण भी तय कर रहा है। गाड़ी का त्वरण होता है ना, वो स्क्वायर में निकलता है, ठीक है, इसीलिए ये दिखा रहा है। 1 kg में मीटर भी लगा दिया और पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसको याद रखना, दिमाग में लोड कर लो। देखो क्या बोला जा रहा है, ये सवाल 12 पूछा जाता है। 3 पिंड, पिंड मतलब वस्तु, पिंड मतलब वस्तु, 3 गो वस्तु है, 3 गो वस्तु का क्या क्या बोला गया, ए है और बी है और सी है, क्या क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी में बोला जा रहा है कि ए का कितना है, 5 kg। ध्यान दो, एक ए का कितना वजन है, 5 kg, और बी का कितना है, 2 kg, और सी का कितना है। हाँ, हम चाहते हैं कि ए का जो केजी, ए का द्रव्यमान है 5 kg, और बी का है 2 kg, और सी का है 10 kg। तो इसमें किसका जड़त्व सबसे कम होगा? जड़त्व का मतलब था झटका, झटका किसका कम होगा, जो जितना कम द्रव्यमान का है उसका होगा, 2 kg वाला का, 2 kg बी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, ठीक है। वही बोलता है सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा, तो 10 किसका था, सी का होता। चलो अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10वां, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर, है ना, उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? ध्यान देना, कभी कभी हम लोग को आंसर नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, सॉरी त्वरण ये नहीं है, ये है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में देखो दिख रहा है, इसमें है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, लेकिन 10 है। तो यहाँ पे देखो एक का कॉम्बिनेशन है, एक का कॉम्बिनेशन, तो 10 वाला तो नहीं होगा। इसमें एक वाला चलो मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे त्वरण का मात्रा क्या होता है, स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर तो है ये नहीं है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, बार बार हम बोल रहे हैं कि त्वरण का मात्रा क्या होता है, बताओ जी, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर नहीं होता है वो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हम 12 बोल रहे हैं ना, दिमाग हम लोग का नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पर है, ये एक है तो एक है, तो ये भी एक होगा, बाकी सब गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए याद रखना। चलो न्यूटन के पहले गति का नियम में क्या मिलता है, बल मापने का सूत्र है, या जड़त्व की परिभाषा है, या फिर चाल, नहीं नहीं नहीं, न्यूटन का पहला गति का नियम में बताया गया है जड़त्व, क्या बताया गया है, जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको बताएंगे फिर से, ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहां भी बोलेगा कि पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, तो क्या जड़त्व का परिभाषा देता है, जड़त्व के बारे में और विस्तार में बताएंगे हम क्लास में। इधर ध्यान दो, सवाल नंबर 12, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो बल मापने का सूत्र जो मिलता है ना न्यूटन की गति का, ये पहले इस नियम से, दूसरे और तीसरे और में से कोई नहीं। ध्यान दो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है ना, न्यूटन की गति का जो अगर यहाँ बल बोलेगा तो बल को बोलते हैं फोर्स, बल को क्या बोलते हैं, फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए होता है ना। अब m इंटू ए जहाँ पे हो गया, यानी कि ये आपका है सो गति का, हम लोग दूसरा नियम में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, गति का दूसरा नियम में, यानी कि आपका है सो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 13, अभी हमने पढ़ाया था कल के क्लास में, जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, 9.8 न्यूटन, पढ़ा था ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये 9.8 न्यूटन। हाँ, अगर ये नहीं देगा तो कहेंगे 10 दिया रहता है, तो कहा कि 9.8, 8 का मतलब समझ रहा है, लगभग इसको 10 मान लेता है लोग, मतलब 9.8 हो गया है, तो इसमें लगभग लोग 10 भी मानता है। तो कभी एग्जाम में 10 न्यूटन रहेगा, कभी कभी 9.8 रहेगा, 9.8 रहेगा, 10 नहीं, 10 रहेगा तो 9.8 नहीं, यहाँ पे 10 है कहीं, 9.8 मारेंगे, ठीक है, ये पढ़ाए थे बार हम। अब देखो सवाल बहुत ही अच्छा है, 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, 1/6, ठीक है। तो 60 kg का जो होता है ना, 60 कितना हो जाएगा,
10 न्यूटन। 10 न्यूटन डी। ऑप्शन नंबर डी है ना। इनमें तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था, वो सही पढ़ा था कि चंद्रमा पर भार कितना होता है, 1/6 भाग, 1/6 भाग होता है। यानी कि जो आदमी पृथ्वी पर है जितना भी वजन का, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 भाग। सुनो ध्यान दो यहाँ पर जो है ना, कोई व्यक्ति जो है सो कितना है, 60 केजी का है, कितना है, मनुष्य है ना, मनुष्य 60 केजी का। अब जब चांद पे जाएगा उसका भार दो कैसे निकलेगा, चांद पर जाने के लिए लिखेंगे चंद्रमा पर भार, क्या लिखेंगे, चंद्रमा पर भार। तो क्या है इसका फॉर्मूला, तो 1/6 भाग किसका, किसका, मतलब गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे 10 ना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाँ। अब सुनो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 1/6 लिख देना है, गुना, है ना, और इसका जो है सो वजन देखो, ये 1 केजी का वजन था ये, है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 60 केजी। बात है समझे मेरा, फिर मेरा बात समझना। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर भार का फॉर्मूला होता है 1/6 होगा गुरुत्वाकर्षण का। तो यहाँ पे ये 1 केजी वस्तु के लिए था, यहाँ पे कितना केजी है, तो यहाँ पे 1 की जगह हम 60 कर देंगे, 60/6 कर देंगे, हैं, और काटो कितना आएगा, और नहीं, और काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, 6 दें 60 आ गया, ये ना है क्या। फॉर्मूला हम लोग फिर से आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा समझना जरूरी है, फॉर्मूला जब तक समझेंगे तो हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा। चंद्रमा पर भार कितना होता है, 1/6 किसका, गुरुत्वाकर्षण का, 1/6 किसका, गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। ध्यान दो चंद्रमा पर भार कितना होता है, 1/6 गुरुत्वाकर्षण का। तो यहाँ पे का मतलब गुना होता है, तो का लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 किसका, गुरुत्वाकर्षण का। तो चलो 1/6 लिख दिए, चलो लिख दिए, का मतलब गुना, गुरुत्वाकर्षण कितना है, सवाल में दिया 10 है, अब गुना करो, 10 एकम 10/6, 10 एकम 10/6 हो गया। इसको हम काट नहीं रहे हैं, काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। इसको याद रखना कितना है, इसमें हमारा जो है सो चंद्रमा पर भार कितना हो गया, 10/6 हो गया। अब हमारा जो है सो एक फॉर्मूला और है भार का, भार को बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं, तो वेट का फॉर्मूला होता है पता है क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान को m बोलते हैं, मास, m गुना गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू आया। तो कितना है, व्यक्ति का कितना है, व्यक्ति का 60 केजी वजन है, और अभी हम गुरुत्वाकर्षण निकाले थे ये 10/6 ये निकालते ना, तो 6 से काटे 60 कितना में 10 में कितना हो गया, 100 न्यूटन। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर समझना, देखो कभी कभी सवाल हम लोग को समझ में नहीं आता है, चंद्रमा पर भार जो है ना जब भी निकालेंगे तो 1/6 भाग निकालेंगे किसका, गुरुत्वाकर्षण का, किसका, फिर से लिख दे रहे हैं, देखो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, समझते रहो, 1/6 भाग किसका, गुरुत्वाकर्षण का। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण कितना दिया यहाँ पे 10, तो 1/6 हो जाएगा और गुना 10 कर देंगे। तो जब गुना होगा 1 गुना होगा 10 से कितना जाएगा, 10/6 आ गया, ये गुरुत्वाकर्षण का माना गया। कौन से व्यक्ति का, 60 केजी व्यक्ति का, 60 केजी व्यक्ति का गुना होगा किससे, 6 से, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ बोला है भार निकालिए, भार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेट, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, क्या होता है, मतलब m × g, m मतलब मास, मास मतलब वजन, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है 60 है, और g हम लोग निकला था 10/6, तो 6 से कटा 60 10 बार में, अब 10 ने गुना करने कितना आ गया, 100 न्यूटन। इस प्रकार से ये 60 केजी का आदमी चांद पर 100 न्यूटन का हो जाएगा। ग्रेविटी निकालेंगे, हाँ आगे ग्रेविटी निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे भार, W = m × g, ठीक है, समझाया। चलो शराब बनाते समय, शराब बनाते समय शरबत है सर, शरबत, ठीक है, तो शरबत बनाते समय है ना, पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, तो यह किस प्रकार यह पदार्थ का कण जो होता है वो कौन गुण को दर्शाता है। तो याद रखना, जब हम लोग पानी, ये 1 गिलास पानी है, इसमें हम लोग चीनी मिला दिए, क्या मिला दिए, चीनी। तो जब पानी को चीनी में मिलाएं तो कहीं ना कहीं पानी में क्या है, रिक्त स्थान, पानी में क्या है, उसमें चीनी क्या हो गया, मिल गया। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो घुल गया या मिल गया, या फिर पदार्थ गतिशील होता है इसलिए वो घुल गया या मिल गया, या फिर पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये तो नहीं लग रहा है, ऊपर सभी क्या होता है, पदार्थ, अरे अच्छा ये पदार्थ चिकन नहीं होगा, पदार्थ के कण होगा, पदार्थ के कण, ये गलती दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित भी करता है, ये बात सही है, यहाँ पे हो जाएगा के कण होगा, के लेकिन वहाँ मिस्टेक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ऑप्शन होगा कि सभी होगा। अब सभी से आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये भी बात सही बोल रहा है, पदार्थ का कण घूमते रहता है ना, हमने दिखाया था एक क्रॉस का लाइट मार के, है ना। और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है, सभी हो जाएगा। रिक्त स्थान यानी कि पानी में चीनी घुल गया, कहीं ना कहीं चीनी पानी में समा गया,
तो क्या कि पानी के कण में कहीं ना कहीं खाली स्थान होगा, उसी खाली स्थान में चीनी घुस गया है, तभी तो पानी पी रहे तो मीठा लग रहा है ना। तो पानी के कण में क्या है, चीनी समा गया, मतलब पानी में क्या है, खाली स्थान है, पानी में क्या है, खाली स्थान। इस कारण से जो है सो यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्या सभी हो जाएगा, पदार्थ के कण गति भी करते रहते हैं। देखना चीनी तुम मिलाओगे, और नहीं तो फिर देख लेना मेरा वीडियो हल्दी वाला डाले थे ना, उसमें हम ये बताए थे कि पानी में हल्दी डालेंगे तो हल्दी घूमता है ना, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होता है ना। वैसे चीनी भी क्या होता है, घूमते हुए नहीं जाता है नीचे और घुमा देते हैं, और पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये इसीलिए सभी का इसका आंसर सभी हो जाएगा, अक्सर केस में सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। विचार मतलब हमारा सोच क्या पदार्थ है, नो नहीं नहीं है ना। शीत, शीत पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ है, रोशनी पदार्थ है, पदार्थ का उदाहरण है बोल रहा है। तो हमको लग रहा है ना पदार्थ का उदाहरण इसमें पता है कौन है, सो शीतल पेय, पानी, पानी जो पीते हैं ना वो शीतल पेय। शीत तो नमी, नमी है, नमी हवा में उड़ते रहता है। स्नेह मतलब हमारे मन का विचार है, जमीन पे नहीं गिरता है, जमीन पे गिरता है, उसको हम लोग कहीं उसको हम पकड़ के रख नहीं सकते हैं, पानी को रख सकते हैं, मतलब उसको हम कंप्रेस करके, मतलब हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान घिरता हो। शीत स्थान नहीं घिरता, शीत वातावरण में उड़ते रहता है, उसको तुम जमा नहीं कर सकते हो, आप उसको पी नहीं सकते हो, उसको बोतल में नहीं पैक कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, शीतल पेय को, पानी के पेय को क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम स्थान गिर सकता है बोतल में, एक बोतल पानी, दो बोतल पानी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, दो विभिन्न पदार्थ में कणों का स्वमिलन क्या कहलाता है। देखो स्व मतलब स्वांगी, स्व मतलब स्वांगी मिश्रण, पढ़ा है स्वांगी मिश्रण, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, क्या करोगे, दो पदार्थ के कण स्वतः मिल जाएंगे तो मिश्रण तो कहलाएगा नहीं, वाष्पीकरण भी नहीं कहलाएगा, घुलना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घुलन, घुलना। दो वस्तु आपस में घुल गया, मिल गया तो घुलना। तो कभी कभी क्या रहेगा, समांगी मिश्रण, क्या रहेगा, समांगी चाहे समांगी, समांगी मिश्रण में बोलते हैं, तो समांगी मार देना। चलो घुलना यहाँ सही हो जाएगा। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखो प्रति इकाई, हर चीज का, अगर मान लो कि 1 kg का चावल है तो इसमें 1000 गो क्या होता है, ग्राम होता है ना। तो हर एक ग्राम में उसका आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। क्या बोलते हैं, अगर हम दुकान में सामान लेने गए तो वो 1000 ग्राम तक जब तक नहीं होता है वो तराजू में, तब तक वो तोलते रहता है। 1 kg अगर हमको चावल लेना हो तो अगर वो 999 ग्राम है, यानी फिर भी वो 1 ग्राम कम है, क्या है, तो वो क्या है, उसका घनत्व है, घनत्व। तो प्रति इकाई द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व। क्या बोलते हैं, प्रति इकाई द्रव्यमान को घनत्व बोलते हैं। अगर मान लो कि तुम दुकानदार के पास गए और बोला कि हमको 1 किलो चीनी दीजिए, और वो क्या किया, 990 ग्राम दिया, क्या दिया, 990, तो बताओ क्या ये सही है, कितना ग्राम हमारा काट रहा है वो, 10 ग्राम। अब यानी कि 10 इकाई हमको ठग दिया वो, तो यानी कि वो मेरा घनत्व ठग रहा है ना। तो प्रत्येक इकाई हमारे लिए क्या जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। देखो हमने इसको आप लोगों को केवल पढ़ाया है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को साथ मिला देंगे, है ना, तो 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार, किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं, देखो सवाल देखो, कभी भी हम कोई चीज को घोलते हैं ना, कोई चीज हम कभी घोलते हैं, कुछ चीज को मिलाते हैं, तो द्रव्यमान का वो संरक्षण करता है। क्या करता है, द्रव्यमान का संरक्षण। मतलब अगर आप 1 गिलास पानी लिए, क्या लिए, पानी लिए, अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि पानी है 100 ग्राम, पानी कितना है, 100 ग्राम पानी है, और चीनी है 5 ग्राम, तो कितना हो जाएगा वजन, 105 ग्राम वजन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका वजन घटेगा, जब बढ़ेगा बराबर रहेगा, मतलब 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम पानी का जोड़ा गया, 5 ग्राम चीनी का जोड़ा गया, तो कितना हो गया, 105 ग्राम, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। उसी प्रकार से यहाँ क्या बोला गया है कि 2 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, दोनों को जोड़ के मिला दिया, बेचारा 18 ग्राम कर दिया, तो क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना घटेगा ना बढ़ेगा, बराबर रहेगा, जितना तुम मिला रहे हो उतना बराबर रहेगा। तो 18 ग्राम क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलो अगला सवाल, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, बात सही है। यह नियम क्या दिखाता है, ये स्थिर अनुपात दिखाता है, स्थिर अनुपात क्या दिखाता है, आप सुनो कैसे ये किया है। जैसे तुम लोग पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है ना, पानी में क्या होता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन कितना मात्रा में है, हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन विषम संख्या है, यानी कि 1 गुना 2 हो जाएगा, यानी तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर मैं बात समझो, हमने आप लोगों को पढ़ाया है पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, क्या होता है, तो हम इसका निकालेंगे
द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर, कितना नंबर पर, और हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, प्लस प्लस ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन आता है कितना नंबर पर, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे, और इसका होता है फॉर्मूला सम संख्या वाला 2, हो गया जी। तो इधर हो गया 16 और इधर हो गया 2, है ना। तो द्रव्यमान निकालेंगे तो हो जाएगा 32, 16 16 2 18, 18 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं निकालने बोला है ना, यहाँ निकालने वाला अनुपात, क्या बोला है, अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात कर दो, क्या कर दो, अनुपात कर दो, यानी कि हाइड्रोजन का अनुपात 2 हो गया और ऑक्सीजन का 8 16 हो गया। काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो क्या आया, 1 और 8 आया, 1 अनुपात 8 आया, सही है। तो ये अनुपात जो है सो क्या है, स्थिर है, क्या है, इसलिए स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है इसको, क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब चलो, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से में नापते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर और पिकोमीटर। नैनोमीटर। तो परमाणु की त्रिज्या को है ना हम लोग नापते हैं नैनोमीटर में, किसमें नापते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर में, ठीक है। सब लगता है पढ़ा है। चलो आगे बढ़े, ए बाबू सुनो, परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं किसमें, नैनोमीटर में, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, फिर से नैनोमीटर, क्या आ गया, नैनोमीटर, ठीक है, यानी कि एनएम, क्या, एनएम। ये दोनों सवाल सेम है, ये दोनों सवाल क्या है, परमाणु की त्रिज्या को नापेंगे नैनोमीटर में और नैनोमीटर को दिखाते हैं एनएम, एन से नैनो, अरे एम से मीटर। चलो 22 भी बन गया। 23 चलते हैं, 23 ध्यान देगा सब। 23 में क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है, क्या कहलाता है, अणु कहता है, वेरी गुड। परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण जो घूमते रहता है एनवायरमेंट में, वो अणु है, ठीक है। चलो, जल की परमाणुकता क्या है, जल की परमाणुकता क्या है, जल होता है H2O, ठीक है, यहाँ दिया नहीं ना है, देखो जल की परमाणुकता बोलेगा ना, परमाणु भार बोलेगा, तब हम लोग निकालेंगे वो वाला, अभी हम निकालते 18 ग्राम नहीं निकालते, 18 यूनिट निकाले थे ना, वो तब होगा कब, जब परमाणु भार बोलेगा या फिर द्रव्यमान बोलेगा, परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तब निकालेंगे वो। लेकिन परमाणुकता बोलेंगे तो हमको ये बताओ, हाइड्रोजन के गो 2 और ऑक्सीजन के गो 1 गो, यानी कि यहाँ पे परमाणु के गो है, हाइड्रोजन 2 गो हो गया और ऑक्सीजन के गो हो गया 1 गो हो गया, कुल परमाणु कितने हो गए 3, इस तरह से जोड़ रहा है, यानी कि इसमें 3 परमाणुकता है, पानी 3 परमाणु से बना है, हाइड्रोजन का 2 अंश और ऑक्सीजन का 1 अंश, इसीलिए 3 हो गया, क्या हो गया। अब बोले सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 तो ये है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, नहीं, हाइड्रोजन 2 गो है और एगो ऑक्सीजन, तो कितना हो गया इसका 3 परमाणुकता, ठीक है। चलो सवाल हमारा 25 चलते हैं। 25वां सवाल हम लोग के पास है कि निम्नलिखित में किसकी यौगिक की परमाणुकता 5 होगी, अमोनिया, कैल्शियम, 5 होगी, बोल रहा है लड़का NH4, वेरी गुड, H 4 गो है, रुको, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होता है ना, 4 गो H हो गया और एगो N हो गया, 5 किसका हो जाएगा, अमोनिया का होगा। देखो अमोनिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 4 तो हम लोग 4 बोलते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, NH3 होता है, इसका जोड़ो, 3 गो हाइड्रोजन अरे एगो नाइट्रोजन, यानी 4 एगो हुआ परमाणुकता, यहाँ 5 गो बोल रहा है। अच्छा चलो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, क्या होता है, ऑक्सीजन 2 गो है और कार्बन 1 गो है, 3 गो, ये भी नहीं होगा, या 5 गो मांग रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 था ना, होगा नहीं रुको, नहीं होगा भैया, CaCO3 था, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमको ये बताओ, 3 गो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गो हो गया 3 गो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, और कार्बन के गो हो गया 1 गो, और Ca क्या है, कैल्शियम है, 1 गो, जोड़ लो, 5 गो हो गया ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी कि 1 गो कैल्शियम 1 गो कार्बन और 3 गो, 1 गो कैल्शियम 1 गो कार्बन और 3 गो ऑक्सीजन, सुना। तो ये 5 गो किसका होगा, CaCO3 होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला हम लोग रटना पड़ेगा, पहले तुम लोग बताया था, CaCO3 रट लो, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। दो अब फिर से आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH नेगेटिव, है ना, में का सूत्र क्या होगा, CaO, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, यानी कि ये होगा CaOH2, काहे होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा था कैल्शियम कितना आता है संयोजकता, प्रथम संयोजकता ना, प्रथम संयोजकता, और हाइड्रोक्साइड कितना है, हाइड्रोक्साइड होता है नेगेटिव,
नहीं, कैल्शियम आता है 2 में और ये आता है 1 में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई Ca कम Ca है और OH2 याद आया, तो CaOH2 कहाँ है, सेकंड में। ये क्रॉस फार्मूला जो सिखाए थे वही वाला है। चलो, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है, अब ये सवाल थोड़ा सा समझना, ध्यान देंगे। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3 होता है, क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जब भी द्रव्यमान रहेगा तो आणविक द्रव्यमान हम आप लोग को सिखाए हैं। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का संख्या होता है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना नंबर पे, 14 नंबर पे, नहीं 7 नंबर पे, 7 दूनी 14, 14 होगा इसका, 14 हो गया, प्लस ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 8 दूनी 16 और 16 तिया 24 ऑक्सीजन आता है हमारा कितना नंबर पे, 8 नंबर पे। और हम बताते हैं कि ये ध्यान दो ना, जब नहीं आते सीखो कम से कम, हमको लग जोड़ना है तो बहुत तुमको लगता है, ध्यान दो। हाँ, ऑक्सीजन कितना है, सीखो यहाँ पे, ये क्या है, ऑक्सीजन कितना नंबर है, 8 नंबर पे। हमने इसको पढ़ाया था, इसका ये सम संख्या है, 8 दूनी 16 हो गया है, और ऑक्सीजन के गो है, 3 गो है, तो 16 तिया क्या हो गया 48, तो प्लस 48 इधर हो गया। और हमने आप लोग बताया था कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन अब बाद में ले लो, कि 7 है विषम संख्या, तो 7 दूनी 14 पढ़ा था ना, 14 एक 15 नहीं करना है इसमें, 14, तो इधर 14 इधर हो गया, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबको जोड़ दो, कितना आएगा 48 और 48 और 1 49, 49 और 50 51 52 53 53 63, क्या गया 63। फिर से हम बता रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला भी हम बताए थे, क्या बताओ, कितना लोग को याद हुआ, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। और आणविक द्रव्यमान जब भी बोलेगा, आणविक द्रव्यमान मतलब वही द्रव्यमान निकालने सिखाते तुम लोग को हम, हाइड्रोजन 1 है प्लस नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 का विषम संख्या 7 दूना 14, 14 हो गया, और नाइट्रोजन 1 है तो 14 कम 14 ही आएगा, इसलिए हम लोग 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 3 गो है, तो 3 को हम लोग गुना बाद में करेंगे, पहले ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का आता है 16 आता है, और 16 3 48, तो अब सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 61 आएगा, है ना जी, 63 आएगा ना, 61 गलती जोड़े थे क्या, फिर से जोड़ते हैं, 1 था इधर, 14 था इधर, और कितना था 48, तो कितना हो जाएगा 8 4 12, अच्छा 63, हाँ ठीक 63, गलती हो गया था 63, ये क्या हो रहा है 63, ठीक है, हाँ ठीक है, 8 4 12 1 हाथ में 1 4 4 5 6 63 हो जाएगा, 61 नहीं होगा 63 होगा, सुधार लेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी, क्लास 8 में सवाल है, रॉबर्ट हो, कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, अमीबा कहीं दिख रहा है क्या, अमीबा नहीं रहेगा तो पैरामीशियम, अमीबा नहीं रहेगा तो पैरामीशियम, कवक, आम और अंडाणु, पैरामीशियम हो जाएगा, अमीबा नहीं है तो कौन है, पैरामीशियम रहेगा, क्या रहेगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ी परत क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली। पहली बात, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती ही नहीं है, कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी नहीं, बाहरी कोशिका भित्ति होता है, सही बात, ठीक है, वेरी गुड, चलो राइट। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज कहीं दिख रहा है क्या, सेल्यूलोज की होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सबसे हार्ड लेयर होता है ये, ठीक है। चलो अगला सवाल, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग देखो, कोशिका झिल्ली अंतःशोषण है कहीं, अवशोषण, कोशिका झिल्ली को कोशिका से बाहर से अपने भोजन को प्राप्त करने का प्रक्रिया वर्तमान में होगा इंडोसाइटोसिस और अल्पराशरण और अवशोषण। हमको लग रहा है इसमें अवशोषण होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका एंडोसाइटोसिस सही है, हम लोग गलत हैं, अवशोषण रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस सही है। चलो नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं 33 नंबर, अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, तो डीएनए मतलब गुणसूत्र, हमारे बाप दादा नाना नानी का लक्षण हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, वो गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र। हमारे माता पिता का लक्षण हमें देखने को मिलता है, हमें उनके जो है सो एक्टिविटी देखकर, जैसे माता पिता के लक्षण बच्चों में देखने को मिलता है, वो गुणसूत्र से मिलता है। गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिक गुण होता है, क्या होता है, याद रखना। चलो, लाइजोसोम कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण। लाइजोसोम और राइबोसोम, लाइजोसोम होता है कोशिका भित्ति जिससे बना होता है,
तो लाइजोसोम जो होती है ना, उसको बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो गोल्जी उपकरण की होती है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि गोल्जी उपकरण सॉरी लाइजोसोम जो होता है ना, लाइजोसोम क्या होता है, वो होता है सबसे कमजोर थैला, है ना, ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। चलो सवाल नंबर अगला देखो, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक समूह बनाती है, एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, उत्तक और व्यष्टि। तो कोशिका जो है ना विशेष, सुनो, कोशिकाओं का जब बोलेगा समूह तो उत्तक बनाएगा, क्या बनेगा? उत्तक। हाँ, समूह बोलेगा तो उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलो, उत्तकों के समूह को फिर बोलेंगे अंग बोलेंगे, है ना। चलो अगला सवाल, तना के शीर्षस्थाभाग्य में क्या उत्तक होता है? ध्यान देना, हमने पढ़ा था पौधा उत्तक के बारे में। तो पौधा जो सबसे ऊपर में होता है, ऊपर में होता है शीर्ष, है ना। तो उसमें क्या होगा बताओ? विभोजोत्तक तो होता है बीच में, अस्केलेनकाइमा और कॉलनिकाइमा और विभोजोत्तक। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, विभोजोत्तक होगा। क्या होगा? विभोजोत्तक। तो इसमें दो में से एक सही मारो ना, कोई भी, विभोजोत्तक सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी अंगों में होता है, वो उत्तक कौन होता है? तो जब भी बोलेगा भोजन को हमने 12 पढ़ाया, फ्लोएम, भोजन फ्लोएम। अगर बोलेगा कि जल का संवहन तो जाइलम। अगर यहाँ पे भोजन नहीं रहता, क्या रहता? जल रहता, जल में रहता जाइलम। भोजन में क्या देगा? याद रखना, फ्लोएम को ऐप से याद कर लो, फ्लेम से खाना बनता है, वही समझ लिया। हाँ ठीक है, जैसे समझना समझ लो, ऐप से फूड, ऐप से फ्लोएम, है ना। चलो ध्यान दो। अगला सवाल है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाला, मतलब हमारा हड्डी में मांस लदा हुआ है, हम लोग हड्डी जो होता है शरीर का, उसमें मांस चिपका हुआ है, उसको कौन जोड़ता है? लिगामेंट की, टेंडन की, तंत्रिका की, मांसपेशी। तो याद रखना कि हम लोग का जो है ना वो इसको है सो, तो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला काम टेंडन करता है। टेंडन क्या करता है? हड्डी को और मांस को चिपकाता है। अच्छा, नारियल का रेशा में हमने बहुत पढ़े हैं, नारियल का रस्सी होता है, नारियल कुवाड़े हो, नारियल को कभी फाड़े हो, तो नारियल का जो रेशा निकलता है बहुत ही हार्ड होता है। और हमने पढ़ा था ये जंतु उत्तक में कि वो होता है सबसे कठोर वाला जो होता है ये नारियल में छिलका, वो होता है क्या चीज? वो होता है आपका विभोजोत्तक की, कॉलनिकाइमा की, अस्केलेनकाइमा की, परिकाइमा। तो अस्केलेनकाइमा हमने पहले पढ़ा था। चलो वेरी गुड। आखिरी सवाल इस सब्जेक्ट का है, अस्थि एक उत्तक है। अस्थि एक उत्तक है क्या? संयोजी। क्या है? क्योंकि हमारे शरीर का जो होता है ना अस्थि, एक के बाद दूसरा से जुड़ा हुआ है, सब ज्वाइंट है। देखो, संयोजी को बोलते हैं ज्वाइंट, क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। और ज्वाइंट हमारा हड्डी होता है, जो होता है जी, हर एक भी ज्वाइंट हड्डी का टूटा तो आदमी लूल्हा लंगड़ा हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, है ना। तो इससे याद रखना कि अस्थि एक उत्तक है। वो कौन उत्तक है? तो संयोजी उत्तक। कभी कभी अस्थि नहीं रहेगा, कभी कभी रहेगा रक्त। क्या रहेगा? तो रक्त एक उत्तक है, तो वो भी संयोजी। खून भी हमारा संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि खून पानी की तरह शरीर में बहता नहीं, वो है सो गोल 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 गोल, है ना, एक बालूशाही की तरह आकार में बहता है, टैबलेट की तरह बहता है वो। तो वो हमारा होता है क्या? वो भी हमारा होता है संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक का 2 क्वेश्चन बता दिए हम। क्या बता दिए? एक तो बता दिए जब अस्थि रहेगा तब संयोजी मारेंगे, और रक्त रहेगा चाहे खून रहेगा तभी संयोजी मारेंगे, ठीक है। बाकी सब नहीं देखना है। तो चलो, ऐसी तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए, काफी टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन था, VVI था, ठीक है। आपके S7 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और फाइनल में देखने को मिलेगा। फाइनल में भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहीं से रहने वाला है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे नए हैं वो सभी आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, सभी को थैंक यू।